अस्सलाम वालेकुम फोक्स, वेलकम बैक टू हॉडल क्रिप्टो। आज हमारे पास बहुत एक्साइटिंग नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम अरूज से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरूज, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। अरूज, हम आते हैं तो आजकल मैं एक बहुत नया एक्रोनिम के बारे में सुन रहा हूँ, एनएफटीज़ के बारे में। तो ज़रा मुझे बताइएगा ये एनएफटीज़ क्या होते हैं? एनएफटीज बेसिकली इसका मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। यानी कि कंप्यूटर्स में आप देखते होंगे शुरू से जो चीज़ आती है उसकी फ़ोटोकॉपी हो जाती है, वैसी ही चीज़ जो है निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन अब ब्लॉकचेन की मदद से ये नई टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह से आप इंडिविजुअल चीज़ निकाल सकते हैं, यानी कि उस जैसी कोई नहीं होती। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर एक की अपनी क्वालिटीज़ हैं और हर एक के अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी तरह ये नॉन फंजिबल टोकन्स भी जो होते हैं स्टैंड अलोन होते हैं और इन जैसा और कोई भी नहीं होता। तो अरूज, ये जो नॉन फंडेबल टोकन्स हैं ये कैसे एग्जिस्टेंस में आए, या फिर ये कैसे इनकी वैल्यू, प्राइस वैल्यू बनी, और ये कि आप अक्वायर कैसे करते हो एनएफटीज, ये इसका सारा फ्लो क्या? एनएफटीज इसी वजह से मशहूर हुए हैं अब बेसिकली, क्योंकि वो फेसबुक ने क्योंकि मेटा का अनाउंसमेंट की है और माइक्रोसॉफ्ट भी इसका कर रहा है एनएफटीज वाली मार्केट के अंदर, उसने भी डाइव ले ली है। तो इस वजह से एकदम से इनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है। ये शुरू से ही थे लेकिन इन पे कोई ध्यान नहीं देता था। ये 2017 में क्रिप्टो पंक्स के नाम से एक आए थे एनएफटीज शुरू में, और अब वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिक रहे हैं तकरीबन। और यानी कि इतनी ही वैल्यू हो गई है क्योंकि वो पहले एनएफटीज थी, हालांकि वो सिर्फ पिक्चर्स हैं। जी। अच्छा, तो इनकी तो अब अगर एक नॉर्मल बंदा मार्केट में आना चाहता है तो उसे एनएफटीज के बारे में क्या पता होना चाहिए, और वो कैसे इसमें से कह लें कि मनी जनरेट कर सकता? एनएफटीज में भी इसी तरह क्रिप्टो की तरह ये भी बहुत वॉलेटाइल है और इसके अंदर भी काफ़ी रग पुल्स हैं। तो इसके अंदर जो है ध्यान से आना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही कोई एनएफटी ले लें और बाद में उसकी वैल्यू ही ना रहे। तो आपको मेरे ख्याल में शुरू में टॉप 3 जो एनएफटीज हैं उसके अंदर ही सर्च करना पड़ेगा। तो मैं ये टॉप 3 एनएफटीज बगैर किसी रेटिंग के बता रहा हूँ, यानी कि इनमें से कोई भी जो है लिया जा सकता है। तो पहला वाला जो होगा वो एंजन कॉइन होगा। एंजन कॉइन बेसिकली एक गेमिंग कॉइन है और ये बहुत जो है सर्ज कर रहा है इस वक्त मार्केट में। इसका जो स्टार्ट था वो 2018 में इसके जो प्रोग्रामर्स थे एंजन के, उन्होंने एक ईआरसी का नया टोकन निकाला था जिसका नाम था 1155। और इस टोकन के ज़रिए इसमें ये होता है, इस टोकन की खसूसियत ये है कि इससे जो है नॉन फंजिबल टोकन भी बन जाता है और फंजिबल टोकन भी ये बन जाता है। तो इस तरह अगर आप गेमिंग के अंदर एक नॉन फंजिबल टोकन लेते हैं, यानी कि कोई सॉर्ड लेते हैं, कोई गन लेते हैं, और बाद में आपको उसकी ज़रूरत नहीं रहती, तो वो खुद ही कन्वर्ट भी हो जाता है फंजिबल टोकन के अंदर, यानी कि आपकी जो उसकी कीमत है वो भी ज़ाया नहीं होती। यानी कि ये एक डायरेक्ट तरीका है, वैसे बिक भी जाता है ओपन सी पे जाके, लेकिन ये उन्होंने एक डायरेक्ट तरीका रखा हुआ है कि आपको ज़रा आसरा रहे कि मेरा पैसे वगैरह कहीं ज़ाया नहीं हो रहे। और इसके अलावा जो एंजन कॉइन का प्लेटफॉर्म है ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर एक तो इनके प्रोग्रामर्स बहुत अच्छे हैं और दूसरा इन्होंने एक और चीज़ निकाली है कि इनका जो नॉन फंजिबल टोकन है वो डिफरेंट गेम्स के अंदर यूज़ हो सकता है। जैसे एक ही कॉइन जो एक ही फंजिबल टोकन जो है उस वो आप एक या दो या तीन गेमों में यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे इसकी इम्प्लीकेशंस का अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए ये जो बात है ये समझने में थोड़ी देर लगेगी। जब इसका एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे ये रिलीज़ होंगी गेम्स, तब इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह काम करता है। वैसे इसकी जो है सारे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। जी। अच्छा, तो
फिर बताइएगा कि जो कोई मार्केट में एंटर होना चाह रहा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इन कॉइन्स को कैसे एक्वायर कर सकता है, और क्या ये जो नॉन फंडेबल टोकन्स हैं क्या ये नॉर्मल प्लेटफॉर्म जैसे बाइनेंस वगैरह है वहाँ पे मिल सकते हैं? किस तरह हम अगर इनको किस तरह फंडेबल टोकन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे मनी किस तरह जनरेट कर सकते हैं? जी ये जो है एक्वायर जो है नॉन फंजिबल टोकन्स जो हैं ये बाइनेंस के ऊपर अपना भी एक उनका प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ये एक्वायर हो सकते हैं, लेकिन इन ये गेम्स या इनके अपने टोकन है नॉन फंजिबल, वो बेसिकली आप ओपन सी के ज़रिए एक्वायर कर सकते हैं और इनकी अपनी वेबसाइट्स पे भी ये अवेलेबल होते हैं। और जो मैं सेकंड अब बात करूंगा, जो सेकंड प्लेटफॉर्म है वो है डिसेंट्रलैंड का। और डिसेंट्रलैंड का भी जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत फिट प्लेटफॉर्म है। ये पहला प्लेटफॉर्म था जिसने ये सारा शुरू किया था, यानी कि इसने एक बेसिकली लैंड का जो एक्वायर करना है ये डिसेंट्रलैंड ने शुरू किया है। और इनकी जो है टोटल लैंड्स 90,000 लैंड्स इनकी हैं, और आप जो है उसके अंदर 90,000 में से लैंड्स एक्वायर कर सकते हैं। यानी कि इनकी 4 टाइप्स की लैंड है। एक जो है सिंपल किस्म की लैंड है, एक जो है इनकी एस्टेट लैंड है, यानी कि अगर आप 2-3 लैंड्स को मिलाएं उसको एस्टेट कहते हैं। तीसरी जो है आप प्लाज़ा ले सकते हैं, यानी कि आप जो है इसके अंदर जो है एक स्पेशल कंडीशन होती है, यानी कि एक बंदा जिसके एक से ज़्यादा स्टेट होते हैं वो जो है आपस में मिल के जो है ये एक प्लाज़ा बना लेते हैं, और इसके ज़रिए आप कोई भी बड़ी चीज़ खोल सकते हैं, यानी कि शॉपिंग मॉल कोई खोल सकते हैं, ये गेम के अंदर ही है। और इसके अलावा जो है चौथी टाइप की जो लैंड होती है वो हब होती है, यानी कि ये जो है मार्केट में अवेलेबल लैंड नहीं है, लेकिन ये जो है ये डिसेंट्रल इकोनॉमी जनरेट करते हैं लोग, ये उनकी होती है। और इसके अंदर जो है ये अपने जो है उसकी बेस के ऊपर जो उनको चीज़ें चाहिए वोटिंग की बेस के ऊपर इस पे काम होता है, और ये पब्लिक सेल में नहीं इस्तेमाल होती। ये आप देख रहे हैं डिसेंट्रलैंड के डिफरेंट एनएफटीज, और ये इसकी लैंड्स हैं। इसकी लैंड जो एक लैंड छोटी सी आती है वो मिनिमम इसकी प्राइस तकरीबन होती है $10,000, यानी कि ये काफ़ी महंगी हो चुकी है मार्केट के अंदर, और ये सिर्फ 90,000 ही हैं, और इससे इसकी तादाद बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। इसके अंदर जो है गेम्स कंपनी इटसेल्फ नहीं बनाती, लेकिन आप जाके इसके अंदर कोई गेम डिसेंट्रल तौर पर बना सकते हैं। यानी कि इसके अंदर मैंने देखा है कि इधर जाएं तो आप गैम्बलिंग की बड़े स्पॉट्स हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड गैम्बलिंग भी इधर होती है। तो आप इधर ये ले सकते हैं लैंड, और ये मेरा ख्याल में काफ़ी अच्छी जो है प्रॉस्पेक्ट्स हैं इसके। और तीसरी जो मैं बात करना चाहूँगा वो है सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स जो है इसके अंदर गेम्स भी होती हैं, और यानी कि इनकी अपनी जो है ऑफिशियल गेम्स भी लॉन्च होनी है, और इनकी जो है लैंड भी सेल के लिए आप एक्वायर कर सकते हैं। और इसकी जो है 3 किस्म की लैंड होती हैं। एक सिंपल लैंड होती है, यानी कि कोई भी आप प्लॉट एक्वायर कर सकते हैं, जो कि बेसिकली 96 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट होता है, यानी कि तकरीबन ये बन गई 4 मरले के करीब जगह बन गई। और इसके अलावा आप स्टेट ले सकते हैं या एक प्लाज़ा भी बना सकते हैं। इसी तरह इसकी यानी कि 3 किस्म की टाइप्स हैं। डिसेंट्रलैंड की 4 किस्म की टाइप्स होती हैं। तो ये आप देख रहे हैं सैंडबॉक्स की लैंड्स और इसकी टाइप्स। और इसके अलावा मैं आपको बात करना चाहूँगा इसकी जो रोड मैप मेरे सामने है उसके अंदर 2022 में ये आपके सामने है, ये लिखा हुआ है लॉन्च ऑफ द फर्स्ट वर्चुअल कॉन्सर्ट एंड वॉकिंग डेड।
ये 2022 में आप देखें कि इनका लिखा हुआ है लॉन्च ऑफ द फर्स्ट वर्चुअल कॉन्सर्ट, यानी कि एक वर्चुअल कॉन्सर्ट इसके अंदर उन्होंने अरेंज करना है, जिसमें जो लोग इसकी टिकट्स भी मिल रही हैं, अभी से ही मिल रही हैं, और वो स्नूप डॉग का आ रहा है मेरा ख्याल में कॉन्सर्ट, और आप इसकी टिकट्स भी मिल रही हैं और स्नूप डॉग वो कॉन्सर्ट कर रहा है, और आप जाके इसकी टिकट्स भी पता कर सकते हैं कि कितने की हैं। वो काफ़ी महंगी जो हैं मिल रही हैं। और 2023 में आप अगर ये रोड मैप पे आगे चल के देखें तो इस पे 5000 गेम्स जो हैं कंपनी वाले खुद बनी हुई, उनकी बनी हुई गेम्स अवेलेबल होंगी खेलने के लिए। इस तरह आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इधर लैंड लेने का भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक जो है छोटी सी 4 मरले की जगह आपको मिलती है इसके अंदर तकरीबन $7,000। अच्छा, तो वर्चुअली हम काफ़ी चीज़ सैंडबॉक्स के अंदर एक कह लें कि एक सिमुलेशन बन जाती है हमारे पास, या फिर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। और तो क्या ये हमारे पास एक स्टेबल कॉइन की तरह ऐड कर सकता है इसके अंदर? ये स्टेबल करेंसी तो जाहिर बात है ये नहीं है, लेकिन इसके अंदर लैंड है, आप एक्वायर करते हैं, ये एक एनएफटी है। एनएफटी की तरह आप इसको ट्रीट करें, आप इसको स्टेबल कॉइन की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि जब बिटकॉइन गिरेगा तो इसकी मार्केट भी नीचे आ जाएगी। ये स्टेबल कॉइन की तरह। सही। और क्या ये अभी ये टाइम है कि हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, या किसी को मार्केट में अगर एंटर होना है तो वो इसके थ्रू एंटर हो? बिल्कुल अभी ही तो टाइम है, क्योंकि आगे जाके जब फेसबुक का मेटा आ जाएगा और ये माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाएंगी, जिससे आप लगा के यानी कि इस वर्ल्ड के अंदर फिर सकेंगे। अभी तो सिर्फ हमारे पास वही ऑक्यूलस की ग्लासेस ही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि इसके अंदर आपके पास बहुत सा सामान आ जाएगा जो आप वेयर कर सकेंगे। जैसे रियल प्लेयर 1 के अंदर वो लड़का इतना कुछ पहन लेता है, बॉडी सूट होता है उसके पास, और भागने के लिए उसके पास ट्रैक होता है। इसी तरह मुझे लगता है कि इसके अंदर ऐसी चीज़ें भी आ जाएंगी जिससे पहन के आप बेसिकली अपने घर के अंदर ही मुख्तलिफ जगहों पे जा सकेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो वर्चुअल मार्केट है इसको सर्च करने में कितना टाइम लगेगा, और क्या इसके अंदर अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर ये इन द नियर फ्यूचर डाई डाउन हो जाएगा? आपको क्या लगता? मेरे ख्याल में तो ये ऑलरेडी सर्च करना शुरू कर गया है, क्योंकि ये जो माना का माना ये डिसेंट्रलैंड का जो टोकन है उसका नाम माना है, वो 3 टाइम्स महंगा भी हो चुका है। तो ये ऑलरेडी मार्केट सर्च करने लग गई है, और अभी तो चीज़ें आई भी नहीं है। तो आप अगर आप, ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे इसने ऊपर ही जाना है। अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है, यानी कि अभी आप 1% लोगों में है जिसने इस बात को एक्चुअली सुना है कि ये मार्केट्स अवेलेबल है। 99% लोगों को तो इसका कुछ अंदाज़ा भी नहीं है। वो तो अभी भी यानी कि रियल स्टेट, जिसको मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन वही बाय करने के लिए अभी तक कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो है जिस तरह ये पॉपुलर होता जाएगा, वैसे वैसे कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है उसकी जो है वैल्यू कम होती जाएगी, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन लोग कमर्शियल के लिए इसके अंदर जाके, वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जाके सारी शॉपिंग करेंगे, और सारे ट्यूशन पढ़ेंगे, रिश्तेदारों को मिलेंगे, सारे काम इसी तरह, मीटिंग्स अटेंड करेंगे, कॉन्सर्ट पे जाएंगे, गैदरिंग में जाएंगे, सारे काम वो इसी तरह करेंगे। इस तरह इसीलिए मुझे लगता है कि कमर्शियल प्लॉट्स की कीमत जो है वो घटती जाएगी। जी। तो हम अरूज, हमें बताइएगा कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में जो है आप किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि कब तक आपकी जो है इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिल सकता? मैंने इसके अंदर जो था माना जो है डिसेंट्रलैंड का जो कॉइन है वो बहुत देर पहले ख़रीदा था। मेरा ख्याल है 2018 में ख़रीदा था, बिल्कुल थोड़ा सा लिया था। लेकिन वही अब मेरा ख्याल है
40 to 50 फोल्ड्स बढ़ चुका है। तो मुझे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया था, और अब जो है मुझे इनमें से जो बेहतर लग रहा है मेरे हिसाब से वो सैंडबॉक्स है। क्योंकि अगर आप देखें तो इंजन कॉइन के पास गेम्स हैं, और डिसेंट्रलैंड के पास प्रॉपर्टी है, लेकिन सैंडबॉक्स के पास गेम्स भी हैं और प्रॉपर्टी भी है। इसीलिए मुझे फिलहाल सैंडबॉक्स इन दोनों में से बेहतर लग रहा है। लेकिन जाहिर बात है ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो जैसा मैं कहता हूँ। कुछ और भी हो सकता है, इनके प्लान भी चेंजेस हो सकते हैं, इनकी पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं। क्योंकि डिसेंट्रलैंड पहला जो था वो इस फील्ड में आया हुआ है, और वो बहुत जो है उनकी वोटिंग सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, और वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने अभी अभी अपना जो है पॉलीगॉन पे नेटवर्क किया है, क्योंकि ये एथीरियम जो है बहुत स्लो है। तो उन्होंने अपना पॉलीगॉन पे शिफ्ट कर लिया है, और मैटिक पे आने के बाद उसकी जो है गैस फीस बहुत कम हो गई है। तो अभी आप कह नहीं सकते कि इनमें से कौन क्या सूरत हाल होगी, लेकिन फिलहाल मुझे सैंडबॉक्स बेहतर लग रहा है इन तीनों में। सही अरूज, आपकी इस फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हम एंड पे यही कहना चाहेंगे, जो कि हम काफ़ी बार बीच में वीडियो में कह भी चुके हैं, कि हम लोग फाइनेंशियल एडवाइज़र्स नहीं हैं। हम बस आपको बता सकते हैं कि हम किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमें क्या लग रहा है कि कौन सी चीज़ें सर्च करेंगी, कौन सी चीज़ें अच्छे रिटर्न्स लेके आएंगी। हाँ। तो हम चूँकि ये इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो वी वुड अप्रिशिएट इफ़ यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आपका ये वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।